पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले 7वें दिन लगातार भारतीय बाजारों की जो रफ्तार थी वो बनी हुई है। एक जोरदार तेजी के साथ इंडेक्स आज भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और जो बाइंग थी वो निफ्टी को 17,950 के ऊपर अब लेकर जाते हुए दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से मूव है, इंडेक्स फ्यूचर्स तो वहां पर पहुंच ही चुका है, तो अब 18,000 की दहलीज पर ऑलमोस्ट इंडेक्स पहुंच गया है। निफ्टी बैंक करीब करीब 39,400 के आसपास 222-230 अंकों की बढ़त वहां थी। 150 अंकों के आसपास की बढ़त निफ्टी में देखने को मिली। 17,965 निफ्टी की क्लोजिंग रही। इसके अलावा निफ्टी फ्यूचर जो कि 18,000 के पार पहुंच भी गया है। साथ ही साथ जो एक बढ़िया मूव रहा वो रहा ब्रॉडर मार्केट्स में। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों 1% के आसपास की तेजी में रहे। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही थी। पीएसयू बैंक्स तेजी में थे, एफएमसीजी तेजी में था, ऑटो एंसिलरी तेजी के अंदर कामकाज कर रहा है। और ऐसे अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर, आईटी रादर लोअर लेवल से एक बढ़िया मूव दिखा रहा था। तो ऐसे थोड़े थोड़े जो सेक्टर है वहां पर कुछ ज्यादा काम होता हुआ दिखाई पड़ा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में बजाज डुओ, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों में एक बढ़िया मूव देखने को मिला। हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ लगातार दूसरे दिन तेजी में था। हीरो मोटोकॉर्प में भी एक अच्छी तेजी। इसके अलावा आज मिड कैप गेनर में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जी एंटरटेनमेंट, साथ ही साथ ट्रेंट, एलएनटी टेक जहां पे खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ में भी बजाज फिनसर्व, ट्रेंट और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस एक बढ़िया तेजी के अंदर कामकाज कर रहा था। एफएमसीजी में टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, डाबर, आईटीसी, आईटी में एलएनटी टेक, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, एचसीएल टेक और एनर्जी में बीपीसीएल, आईओसी, रिलायंस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ये एक बढ़िया मूव इंडेक्स में और लगातार बना हुआ है। तेजी का जो सिलसिला है वो रादर बना हुआ है। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अब अपना ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ऑलरेडी बाजार बहुत तेज और बहुत कम समय में बहुत तेज आया है। तो जरा थोड़ा रणनीति को हिसाब से आप बना सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और कुछ दर्शकों के सवालों के जवाब ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है वो है सिस्मा आईपीओ फॉर लिस्टिंग गेन। ये मलिक साहब कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल आउटसोर्सिंग बिजनेस के अंदर बेसिकली कामकाज कर, डिक्सन का एक पीयर आप मान सकते हैं, कामकाज करती है। छोटा आईपीओ है और एक बार को मतलब छोटे आईपीओ की वजह से शायद इसमें मूव आ सकता है, लेकिन हाँ लिस्टिंग गेन ही रहिएगा। लेकिन दो तीन चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका एक्सपोर्ट बिजनेस थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डिक्सन, और जो नंबर्स मैंने पढ़े हैं उसके हिसाब से, और थोड़ा वैल्यूएशन अपर साइड पर है। 64-65 के पीई पे स्टॉक शायद आया है। तो जिस बिजनेस में है यहाँ पर सस्टेनेबल सिचुएशन रहे या नहीं गोइंग फॉरवर्ड वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन आईपीओ में, किसी भी आईपीओ के लिए, अनटिल उसका प्रोडक्ट बहुत ही पहचाना वो आपको ना दिख रहा हो या बहुत ही रनिंग इन डिमांड हो, जैसे लास्ट टाइम पे डी मार्ट था या लास्ट टाइम पे आरसीटीसी था या लास्ट टाइम पे जुबिलेंट फूड था, इस तरह के आईपीओ नहीं दिख रहे हैं आपको, तो आप नियर टर्म में सिर्फ आप आईपीओ लिस्टिंग गेन ही देखिएगा। वरना अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म जाना चाह रहे हो तो परफॉर्म कर लेने दीजिए। बहुत सारे आईपीओ आए पिछले 2-3 सालों में, सिचुएशन बाजार की जब पड़ी उनके सामने तो अब आधे हो गए, वहाँ से 1/4 हो गए, 70% साफ हो गए। तो ऐसी सिचुएशन का वेट मत करिए। नीचे की तरफ दाम पे मिल जाता अब ले लीजिएगा। लेकिन लिस्टिंग गेन है तो फिर लिस्टिंग गेन के लिए ही रखिएगा उसको, आप लॉन्ग टर्म के लिए मत होल्ड कर लीजिएगा। ओके, डिविस लैब, अमित साहब आराम से आप होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, कोई इशू नहीं इस कंपनी के साथ। फंडामेंटली अच्छी है, निफ्टी का स्टॉक है, फार्मा की लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरर है। कैच ये है कि हायर लेवल से थोड़ा ईज आउट भी हुआ है, अच्छी चीज़ है, वैल्यू भी ठीक है, थोड़ा समय ज़रूर लेगा लेकिन आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। जिस तरह की इंडियन डिमांड है फार्मा की, जिस तरह की एक्सपोर्ट डिमांड है इनकी, वैसे भी नंबर अच्छे हैं। ये बहुत साल पहले एक बार 600 रुपये पे भी आया था, अगर आपको नहीं पता हो तो। इसका एक प्लांट इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद वहाँ से चला और 6,000 सीधे 4,000 5,000 पहुँच गया था। तो इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई इसने, तो अब ठीक है, ईज आउट हो रहा है, होने दीजिए। लेकिन एसआईपी वे में इसको लेना ज़्यादा लॉजिकल है, तो उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। कंपनी में एटलीस्ट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बीएससी 647 200 शेयर लॉन्ग टर्म। विराज साहब, बीएससी केस में एक खरीदारी आपकी शायद एडजस्टमेंट के बाद की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर एडजस्टमेंट के बाद की खरीदारी है तो आप होल्ड ही करिए, बेचिए तो नहीं। थोड़ा समय ज़्यादा ले सकता है क्योंकि एक बड़ा रनअप देने के बाद इसमें एडजस्टमेंट हुआ था और रेंज बाउंड ट्रेड है। गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आशीष चौहान साहब जो इस कंपनी के सीईओ थे पहले, और उन्होंने इस कंपनी को बहुत हाई पैरामीटर तक लेके गए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने गवर्नेंस की इस कंपनी की। वो अब इस कंपनी से निकल के एनएससी चले गए हैं, तो अब आगे उनकी वहाँ क्या रणनीति रहती है, आगे चल के मर्जर की बातचीत है एनएससी बीएससी एक्सचेंजेस की, अगर ऐसी कुछ होता है तो बात अलग होगा। लेकिन अदरवाइज होल्ड करना ज़्यादा बेटर है। नीचे के दाम पे इसकी डिविडेंड यील्ड बेटर हो जाती है, तो आप उस दाम को एटलीस्ट असर्टेन करते रहिएगा। ओके, बजाज ऑटो क्या करें?
गौरव साहब बने रहिए, नया हाई काट रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। बजाज ऑटो, मतलब अगर आप बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस, बजाज होल्डिंग, महाराष्ट्र स्कूटर, इनकी वैल्यूज़ समझते हैं कि इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं तो बजाज ऑटो उनकी लीड ग्रुप जाइंट है, तो उस हिसाब से भी आप समझ के चल सकते हैं। मतलब इतना समझ लीजिए कि ऑटो में अगर आप कोई बढ़िया कैश रिच ऑटो कंपनी ढूंढ रहे हैं तो बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो ईवी में भी उतर चुकी है चेतक के थ्रू, वो आपको पता ही होगा, और बाकी जाइंट तो है ये टू व्हीलर की। कैश रिच 700 रुपये पर शेयर या 800 रुपये पर शेयर कैश था बायबैक से पहले, बायबैक के बाद और नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर भी कंपनी जिस तरह कैश फ्लो जनरेट करती है, कभी इनकी पुरानी हिस्ट्री पढ़िएगा, रिच हिस्ट्री है इनकी, राहुल बजाज साहब के टाइम से, तब से ये कैश जनरेट कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट कर रहे हैं। ऑटो में टू व्हीलर वैसे भी स्पीड अप है, हीरो मोटोकॉर्प भी और बजाज ऑटो भी, तो नंबर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आप समय दीजिए तो आपको अच्छा पैसा यहाँ बन सकता है। ग्रुप अच्छा है, क्वालिटी कंपनीज है इसके अंदर, पूरे ग्रुप में हलचल है इस समय, तो आप आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीवीआर फॉलिंग 2% में निफ्टी इज अप 100 पॉइंट। सर ये वैसे कोई लॉजिक नहीं है दास साहब कि पीवीआर आज गिरा क्यों। किसी दिन पीवीआर 10% ऊपर था तो निफ्टी फ्लैट था, तो निफ्टी और पीवीआर का कोई कंपैरिजन थोड़ी ना है। और रही बात पीवीआर नीचे क्यों आया, कोई भी चीज़ सर भाव ऊपर नीचे होते हैं, कंपनी के नंबर्स ऊपर नीचे नहीं होते फाइनेंशियल्स, तो आपको फाइनेंशियल पढ़ने हैं, भाव उसको फॉलो करेगा। तो अगर किसी कंपनी के अच्छे नंबर आए हैं, एक दिन वो चले ना चले कोई बात नहीं, 2 दिन चले ना चले कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद वो क्वार्टर के अंदर चलेगा ज़रूर, तो उस हिसाब से आप इसको रीड करिए। रही बात पीवीआर की, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स कंपनी है मर्जर के बाद आइनॉक्स के, और ऑर्गेनाइज स्पेस में, और अनऑर्गेनाइज स्पेस से इनको अच्छा कंपटीशन आता है, करीब करीब 40% हिस्सा ऑर्गेनाइज है और 60% हिस्सा अनऑर्गेनाइज है, तो 40% में ये डोमिनेंट प्लेयर हैं दोनों। और जिस तरह की मूवीज़ आ रही हैं स्पेशली साउथ मार्केट में, तो वो कंपनी के लिए बढ़िया ट्रिगर है। रिसेंटली आइनॉक्स से खुद मेरी बात हुई थी मैनेजमेंट से, तब उन्होंने ये बात कही कि Q1 के नंबर्स जैसे Q2 के नंबर्स शायद ही आए, क्योंकि Q1 में एक लोअर बेस था पिछले साल Q1 के सामने, और Q4 में भी हाईएस्ट फुटफॉल थे मॉल्स के अंदर, मल्टीप्लेक्स के अंदर, और तीसरी वो पाइपलाइन बहुत अच्छी थी मूवीज़ की, पुष्पा, KGF टाइप। लेकिन Q2 में जो मूवीज़ आ रही हैं वो मूवीज़ उस तरह की नहीं है जैसी पहले क्वार्टर में हम देख चुके हैं, जिसके अंदर हम बड़ा बेस ऑलरेडी बन चुका है नंबर्स पे। तो Q1 के सामने Q2 के नंबर थोड़े ढीले ही आएंगे, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो शायद बाजार स्टॉक एक आगे रिएक्शन दे इसका, इसलिए आप अकॉर्डिंगली ट्रेड करिएगा। लाइफ हाई बना चुका है, थोड़ा सा ईज आउट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखती है, लेकिन फिर भी अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो ऑब्वियस बात है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो आपको पता ही है किस तरह से मूवीज़ बन रही हैं। दक्षिण भारत में ज़्यादा फोकस है और वो विस्तार करना, मतलब आईनॉक्स भी ज़्यादा आउटलेट वहीं खोल रही है, और जैसे जैसे सदर्न सिनेमा का प्रिविलेज बढ़ रहा है, चलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लेक्सेस भी ग्रोथ पड़ेंगे। तो आप वैसे बने रहिए, लेकिन नियर टर्म अगर आपका ट्रिगर है तो दोनों राय आपको रख दी गई है। ओके, टाटा एलेक्सी पे विनोद साहब कल एक जानकार से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट अब ले लें, बड़ी तेज़ी आ चुकी है, लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो और आपकी खरीदारी बहुत नीचे की तो आराम से बने रहे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मिश्रा साहब अगर आप 900 रुपये के दाम पे लिए बैठे हैं तो फिर 900 का ही वेट करिए, दोबारा 900 आया तो और ऐड करिए, नहीं आ रहा तो बने रहिए। देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ हैं, देश की ग्रोथ होगी तो कंपनी भी ग्रोथ होगी, ऑब्वियस ही बात है। और हर कारोबार में रिलायंस मौजूद है, इसके बारे में क्या ही बोला जाए। AGM में आने वाली है 29 तारीख को, उसको भी सुनिएगा, कुछ शायद डीमर्जर अगर अनाउंस हो गया, कुछ नया अपडेट आ गया वहाँ से, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ब्रोकरेज हाउसेस के 3200 के टारगेट्स यहाँ पे। ओके, बजाज फिनेंस 5660, तापस साहब बने रहिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी आज थी, 3% के आसपास का मूव इसमें आज देखने को मिला है, और आपके दाम से ऊपर ही है। मीडियम टर्म का व्यू है तो होल्ड ही करिए सो फार, लेकिन क्योंकि बहुत समय के बाद इसमें मूव आना शुरू हुआ, बजाज ग्रुप बस भी है, लेकिन अगर मीडियम टर्म है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लीजिएगा। अगर लॉन्ग टर्म है तो बात अलग है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट होने वाला है बजाज फिनसर्व का स्टॉक स्प्लिट को लेकर, जिससे पहले शेयर चलना शुरू हुआ था। अभी वो डेट नहीं आई है, लेकिन हाल फिलहाल में कभी भी आ सकती है, तो ऐसे कुछ मूव आ रहे हैं। FI's फेवरेट स्टॉक है, FI's की बाइंग आएगी तो HDFC और बजाज में आती है आमतौर पर, जुबिलेंट फूड, यूनाइटेड स्पिरिट जैसे शेयरों में, तो आप नज़र रखिएगा उस लिहाज से भी। अच्छा, दीपक नाइट्राइट के सर नंबर वीक थे लास्ट क्वार्टर के मिश्रा साहब, क्योंकि वो एक प्लांट को लेकर दिक्कतें चल रही थी कंपनी के, जिसकी वजह से, लेकिन अदरवाइज 4 से 5 साल में जो तेज़ी आपने पिछले कुछ सालों में देखी है वो शायद दोहराता हुआ ना दिखाई पड़ेगी, बहुत बड़ी तेज़ी आई है। एक बार को आप इसका अतुल से कंपैरिजन कर लीजिए फाइनेंशियल और इक्विटी बेस के हिसाब से, अगर दोनों का इक्विटी बेस सेम है, जिसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि अतुल कैश का शेयर है और ये फ्यूचर का शेयर है,
तो इसलिए गुंजाइश थोड़ी सी कम है। अगर ऐसा नहीं है और अतुल के बराबर ही इक्विटी है तो इसमें उस तरह का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज थोड़ा रिस्की है क्योंकि वो कंपनी अच्छी है लेकिन इक्विटी बेस थोड़ा बड़ा है, वन, और दूसरा F&O में भी है तो शॉर्टिंग भी पॉसिबल है, टू। F&O से निकल गया तो कहना मुश्किल है फिर तो कहाँ तक जाएगा। ओके, ASM टेक्नोलॉजीज, सॉरी डूडी साहब मैं इसको ट्रैक नहीं करता, ये आज एक मेरे फ्रेंड संदीप ने इसको शायद रिकमेंड किया था कहीं, तो आप उससे एक बार वो टिप्पणी कर लें तो ज़्यादा बेटर आपको बता पाएगा। शुड आई बुक प्रॉफिट इन मारुति एंड हीरो मोटोकॉर्प? डिपेंड मदन साहब, अगर आपका नज़रिया मध्यम अवधि का तो ज़रूर बुक करिए। टेबल पे रखा पैसा और अकाउंट में रखे पैसे में अंतर होता है। टेबल पे पैसा रखा दिख रहा है तो अकाउंट में ज़रूर ले लीजिए मीडियम टर्म में, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं शेयर लेके भूल जाते हैं, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं, वो फिर वेल्थ क्रिएट करते हैं उसके हिसाब से। तो आप देख लीजिए आपका रेवेन्यू क्या है, मीडियम टर्म है, आपके पास लिमिटेड कैपेसिटीज़ हैं, यहाँ से पैसा निकालिए कहीं और डालिए, तो आप ज़रूर बुक कर सकते हैं। अच्छा जी, SBI कार्ड क्लोज 1000 लेवल, एनी पॉजिटिव न्यूज़? आई हैव सॉ शेयर ऑफ SBI कार्ड। सर पॉजिटिव न्यूज़ एक ही आई थी कि जो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज़ हैं उनको क्रेडिट कार्ड इशू करने के ऊपर RBI काम कर रहा है। वो शायद एक उन पर रोक लगा सकता है इसमें, जैसे पेटीएम हुआ या जैसे वो कंपनियां जो नॉन बैंकिंग बिजनेस में कार्ड इशू कर रही हैं। SBI क्योंकि इकलौता क्रेडिट कार्ड लिस्टेड कंपनी है तो उनको एक बढ़िया फ़ायदा इसका मिलेगा, तो इसीलिए आज बाजार ने उस पर पॉजिटिव रिएक्ट किया। तो ये वजह एक बार को बाजार मान के चल रहा है। ओके, जेंसार टेक, नूर साहब आप बने रहें। कल एक जानकार हमारे साथ जुड़े थे, रवि सिंह थे, SMC कह रहा हूँ, शेयर इंडिया वाले, उन्होंने इसमें तेज़ी गिरा दी। उन्होंने कहा कि अगर आप IT में कुछ लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो एक जेंसार टेक अच्छा कंपनी है जिसको आप होल्ड कर सकते हो। वैसे भी गोयनका ग्रुप की कंपनी हाई लेवल से काफ़ी ईज आउट हुआ है तो आप आराम से इसके अंदर पोजीशंस ले सकते हैं, ये रवि सिंह का भी मानना है। ओके, ITC व्यू आफ्टर होटल शेयर्स आर गेनिंग। सर ITC में जहाँ तक मेरा आइडिया कहता है या मेरी सीमित जानकारी कहती है, ITC का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर उनका सिगरेट कारोबार, जो उनके पूरे EBITDA का 75% हिस्सा लाता है। उसमें आप करीब 10% हिस्सा और जोड़ दीजिए तो इनका बन जाता है टोटल FMCG कारोबार, यानी 80% हिस्सा, 85% हिस्सा वहाँ से हो जाता है। बचे हुए कारोबार में आता है इनका पेपर, उसके अलावा होटल्स, IT और ये बाकी बिजनेसेस जो होते हैं, अदर बिजनेस को बोलते हैं। तो ये सब मिलाने के बाद EBIT की बात कर रहा हूँ, EBITDA की, तो इतने से बिजनेस में ITC के होटल से क्या ही असर पड़ेगा। आप अगर देखना चाह रहे हैं एक बार को होटल स्पेस में, तो न्यूज़ फ्लो अच्छा आज के लिए एटलीस्ट आया था ITDC में, जहाँ पर उनका एक बड़ा लैंड पार्सल है जो वो डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट 1-2 दिन रह सकता है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन होटल्स में इंडियन होटल सब बेस्ट, तो आप लीडर में रहना चाहते हैं तो सबसे अच्छी इंडियन होटल ही की सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगी। ओके, NHPC के बारे में चेतन सर, आपने NHPC और SJVN ने कभी IPO देखिएगा किस भाव पर आए थे? मेरे ख्याल से बहुत चला नहीं है वहाँ से, 32 रुपये का IPO था अगर मेरी समझ कहती है तो, कि बहुत साल पहले इसका IPO था, मैं भूल भी गया हूँ डेट्स। लेकिन SJVN और NHPC दोनों चलेंगे नहीं, इनकी वजह भी इनकी इक्विटी साइज़ बहुत ही बड़ा है और ये आए बड़े इक्विटी के साइज़ थे, जैसे RVNL हो गया, जैसे NHPC हो गया, जैसे SJVN हो गया, जैसे एक और रेलवे कंपनी है, ये 4-5 नाम हमेशा ऐसे आए थे, IFCI हो गया। इन सब की इतनी बड़ी बड़ी इक्विटीज़ हैं कि इनको कितना ही प्रॉफिट कमा लें, ये चलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। ऑब्वियसली बात है, एक बड़ी भीड़ के साथ चलने में और एक छोटी भीड़ के साथ चलने में, परिवार के साथ चलने में अंतर होता ही है ना। तो आप जब अकेले दौड़ेंगे तो तेज़ दौड़ेंगे, सबके साथ दौड़ेंगे तो कम दौड़ेंगे, धीरे दौड़ेंगे। तो इक्विटी साइज़ बड़े होने का ये इफेक्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ उतनी चाहिए होती है जो मैनेज नहीं कर पाता कोई भी। तो यहाँ पर EPS इतनी डाइल्यूट इसीलिए होती है। तो ये NHPC एक डिविडेंड डील तो बन सकता है, डिविडेंड प्ले तो बन सकता है, लेकिन बड़ा ग्रोथ छोटे भाव से मिल जाएगा इसकी उम्मीद थोड़ा कम है। तो उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा, बाकी आप अकॉर्डिंगली समझते ही खुद। देवयानी, लॉन्ग टर्म कैसा रहेगा? मित्तल साहब, स्टॉक कैसा रहेगा या कंपनी कैसी रहेगी? अगर स्टॉक कैसा रहेगा तो शायद अच्छा ही रहे, क्योंकि पीछे इसके जयपुरिया ग्रुप है। लेकिन कंपनी कैसी रहेगी ये थोड़ा स्केप्टिकल है, क्योंकि बिजनेस वाइज जिन जिन सेगमेंट में ये हैं उन सेगमेंट में सबके लीडर्स ये नहीं हैं। पिज़्ज़ा स्पेस में जुबिलेंट है, बर्गर स्पेस में मैकडोनल्ड्स है, और बाकी KFC भी इनके पास है, कोक पेप्सी के सामने ज़्यादा बेटर है। तो एनी डे वो ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, चाहे फूड स्पेस हो या नहीं। लेकिन हाँ, स्टॉक वाइज तो बात अलग है कि अच्छे स्टॉक और अच्छी कंपनी में बहुत अंतर होता है। तो आप उस हिसाब से आप समझ सकते हैं, हो सकता है मोमेंटम रहे, लेकिन फिर भी विद टाइम इसकी सिचुएशन को आप एक्सेस करते रहिएगा। जयपुरिया ग्रुप का पहला स्टॉक जो था वरुण बेवरेजेस, वो काफ़ी चला था और अभी भी चल ही रहा है रादर।
तो उसी की तर्ज पे ब्रोकरेज जो ग्रुप्स हैं उनमें ही मानना है कि शायद ये भी उसी तरह का मूव दे, लेकिन फिर भी स्केप्टिकल व्यू नंबर्स के हिसाब से आप रखिएगा। अच्छा, अनिरुद्ध दास साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वो पहले आप लोग सुन लिया, आखिरी सवाल वही रहेगा। आई हैव 5 लाख कैपिटल, इफ आई स्टार्ट स्विंग ट्रेडिंग फॉर इनकम पर्पस, इज इट गुड डिसीजन फॉर इनकम पर्पस, मैक्सिमम 1 to 2 मंथ? दास साहब, आप अगर मान लीजिए 10,000 रुपये जनरेट करना चाहते हैं पर मंथ, मान लेते हैं, तो आप साल का 1,20,000 रुपये जनरेट करना चाह रहे हैं मोटा मोटा 5 लाख के कैपिटल के ऊपर, यानी कि करीब करीब आपका कैपिटल बन जाता है शायद रफली आप 25% सालाना रिटर्न उम्मीद रख रहे हैं बाजार से स्विंग ट्रेडिंग में। और ये मैं तब मान के चल रहा हूँ जब आप सिर्फ प्रॉफिट ही कमाएंगे, आप लॉस नहीं कमाएंगे। तो 25% आपको लगता है कोई एसेट क्लास आज तक दे पाया है? पिछले 75 साल की हिस्ट्री में जितने मैंने पढ़ी है अपनी सीमित जानकारी में, हाईएस्ट रिटर्न देने वाला रहा है इक्विटी, जिसका 15 से 17% रहा है ऑन एन एवरेज 75 सालों में इंडियन इंडिपेंडेंस में। दूसरा रहा है रियल एस्टेट, जिसने 10 से 12% दिया है। तीसरा रहा है गोल्ड, जिसका 6 से 7% रहा है। और चौथा रहा है एफडी, जो कि 4, 4.5-5% का एवरेज रहा है। बिटकॉइन को मैं काउंट नहीं कर रहा इसमें। तो इस तरह के असेट क्लासेस का रिटर्न है। अब आपके बात की बात 25% रिटर्न की, ये तब है जब आप सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे, लॉस नहीं कमाएंगे। तो लॉस का रिस्क पूरा आपका रहेगा। इतने बड़े कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड स्किल। आप अगर वो स्किल अचीव कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं, तो एक बार को आप पैसा शायद बना भी लें। ऐसा नहीं कि नहीं बनाते, लोग बनाते भी हैं, लेकिन उसमें हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग करते टाइम आप 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको हमेशा ये याद रहता है कि आप पैसा बनाएंगे, आप कभी ये अज्यूम नहीं करते पैसा गंवा भी सकते हैं, और पैसा गंवाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे कैपिटल इरोड होगा। तो आज जो आप 5 लाख पे अज्यूम कर रहे हैं 25%, कल अगर वो 4 लाख रह गया तो 35% हो जाएगा, 3 लाख रह गया तो 50% हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे कैपिटल इरोड होगा, आपका परसेंटेज ऑफ गेन जो होगा वो और बढ़ता चला जाएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी और कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए आप उसको हिसाब से ट्रेड करिए। बेटर है आप इन्वेस्ट करिए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए बना है, ट्रेडिंग के लिए उनके लिए बना है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। अगर आप वो अचीव कर लेते हैं या उस गेम में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं गलत शख्स हूँ जिससे आप बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। चलें, बहुत सारे सवालों को शामिल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के लिए, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे अब कल मुलाकात होगी एक्सपायरी के दिन। बाजार बहुत तेज़ हुआ है और बहुत जल्दी बहुत तेज़ हुआ है, तो थोड़ा ध्यान संभल कर अपनी रणनीति आप बनाइएगा। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बेसिकली आपको रहना होगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।